हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मदर्स एजुकेशन ऐप के ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। मैं हूं प्रियेश पारिक। स्वागत करता हूं सभी का एसएससी मेंस के लिए चलाई जा रही करंट अफेयर क्लासरूम में। और आज की डेट है 31 अगस्त। हमारा लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले आपसे कल दो क्वेश्चन पूछे गए थे। एक था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए के बारे में, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, उनका पद कब सृजित हुआ था, ये सवाल आपसे पूछा गया था। इन विच ईयर द पोस्ट ऑफ एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर was created। तो ध्यान रखिएगा, इन द ईयर 1998 1998 में एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का पद सृजित किया गया था। और वर्तमान में जो हमारे एनएसए हैं वो कौन है? मिस्टर अजीत डोभाल जी हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये भारत के 5वें एनएसए हैं। इनसे पहले 4 व्यक्ति और रहे हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पे काम कर चुके हैं, अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनमें प्रमुख है, पहले थे ब्रिजेश पटेल जी। फर्स्ट कौन थे? मिस्टर ब्रिजेश पटेल। सेकंड थे मिस्टर जे एन दीक्षित। देखिए, हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज अगर किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित 4 ऑप्शंस में से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो कि भारत के एनएसए नहीं रहे, तो आपको ले देकर 5 नाम है। एक तो अजीत डोभाल जी के बारे में जानते हैं आप, तो 4 नाम और पढ़ लीजिए। इन एनी केस आपको एग्जाम के अंदर इट विल हेल्प। थर्ड ऑप्शन है, सॉरी थर्ड नेम है मिस्टर एम के नारायणन। मिस्टर एम के नारायणन। फोर्थ है श्रीनिवास। और फिफ्थ नंबर पे हमारे यहाँ आप सभी जानते हैं कौन है? मिस्टर अजीत डोभाल जी हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, इनका पद क्या है, किस रैंक के इक्विवेलेंट है? सो इट इज इक्विवेलेंट टू दी पोस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। अजीत डोभाल जी हैं। क्लियर? ये ऑप्शन श्रीनिवास जी नहीं है, ये हमारे शिव शंकर मेनन जी। कौन है? शिव शंकर मेनन। तो 5 नाम याद रखिएगा आप। फर्स्ट है ब्रजेश पटेल जी, सेकंड है हमारे जे एन दीक्षित जी, थर्ड है एम के नारायणन जी, फोर्थ है शिव शंकर मेनन जी, फोर्थ है फिफ्थ है अजीत डोभाल जी, जो कब से इस पोस्ट पर है। ही इज अपॉइंटेड एज द एनएसए इन द ईयर 2014, और तब से ही हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। इनका जो पद है वो किसके किसके इक्विवेलेंट है? द पोस्ट ऑफ एनएसए इज इक्विवेलेंट टू द कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मंत्री के बराबर इन्हें दर्जा दिया गया है। राइट। सेकंड आपसे ऑप्शन क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, यानी हु इज द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, मिस्टर टीवी सोमनाथन। मिस्टर टीवी सोमनाथन, ठीक है, हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी सीएस टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, टीवी सोमनाथन वही व्यक्ति है जिनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, और उसी समिति की अनुशंसाओं पर क्या लॉन्च किया गया है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी एकीकृत पेंशन योजना, जो हाल ही में लॉन्च की गई है, जो कि नया वर्जन है एनपीएस का। तो वो कौन सी कमेटी थी? तो ध्यान रखिएगा, टीवी सोमनाथन कमेटी, और ये बनाई गई थी इन द ईयर 2023। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया आपसे नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में। हम सभी जानते हैं 29 अगस्त को, ऑन द 29th ऑफ अगस्त वी सेलिब्रेट नेशनल स्पोर्ट्स डे। और आपको ये बताना है कि किस वर्ष से हम ये राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये है उत्तर, आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज 2012। देखिए होता क्या है, मेजर ध्यानचंद जी हमारे हॉकी के वेटरन प्लेयर हैं, जिन्हें मैजिशियन कहा जाता है, विजार्ड ऑफ हॉकी कहते हैं। और उन्हीं के जन्म दिवस की याद पर वर्ष 2012 में उनको सम्मान देने के लिए हमने क्या लॉन्च किया है? नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मिस्टर मेजर ध्यानचंद। जो कौन थे? हॉकी के प्लेयर थे, भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे। उन्होंने भारत को 3 गोल्ड मेडल अचीव करने में हेल्प की इन दी ओलंपिक गेम्स। तो वो कब से कब तक थे? देखिए, उन्हें मैजिशियन इसलिए बोलते थे बिकॉज उनके पास जो स्टिक थी, हॉकी स्टिक होती, उसका काफी कंट्रोल था, काफी स्टिक वर्क बहुत ही बेहतर था, और वो गेम को अच्छी तरह समझते भी थे। तो 3 ओलंपिक्स थे, 1926 से लेकर 1948 तक 3 ओलंपिक्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। कुल 12 गेम खेले हैं, और उस दरमियान उन्होंने 33 गोल भी स्कोर किए हैं। क्लियर?
तो हम बात करते हैं कि इनकी मेजर ध्यानचंद जी के बारे में। इनका जन्म हुआ था ऑन 29th of August 1995 इन दी इलाहाबाद ऑफ उत्तर प्रदेश, और 2012 में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू डिक्लेयर 29th of August द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द मेजर ध्यानचंद एज द नेशनल स्पोर्ट्स डे। क्लियर। और इसका देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अगर किसी दिवस को हम किसी पर्टिकुलर डे के लिए, किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए अगर हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, उसका एडवांटेज ये मिलता है कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस, जागरूकता लेकर आ रहे हैं और उस फील्ड में कहीं ना कहीं सरकार अपना एक्स्ट्रा एफर्ट पुट कर रही है। यही सारी बात इसमें बताई गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उनके लिए, उनके सम्मान में क्या किया हमने। तो देखिए न्यू दिल्ली का स्टेडियम है, नेशनल स्टेडियम, राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्टेडियम है, इसको नाम बदल कर इसका नामकरण कर दिया गया था एज दी ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इन द ईयर 2002। तो ध्यान रखिएगा, ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम का है नई दिल्ली में, जिसका पहले नाम था राष्ट्रीय स्टेडियम। अच्छा, उन्होंने कौन कौन से ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया और उसमें भारत को गोल्ड मेडल मिला है। तो 3 ओलंपिक्स हैं, 1928 का एम्स्टरडेम ओलंपिक्स, 1932 का लॉस एंजलिस ओलंपिक और 1936 का बर्लिन ओलंपिक्स। और ये बर्लिन ओलंपिक्स वही है जिस ओलंपिक के बाद जो हिटलर थे उन्होंने मेजर ध्यानचंद जी को एक पोस्ट भी ऑफर की थी कि अगर वो जर्मनी जाते हैं, वहां की नागरिकता लेते हैं, आर्मी ज्वाइन करते हैं, जर्मनी के लिए खेलते हैं, तो उन्हें कर्नल पद दिया जाएगा। लेकिन हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, भारत में ही रहे वो, और उन्होंने कुल 12 ओलंपिक गेम्स में 33 गोल स्कोर किए, 33 गोल उन्हें स्कोर करने का उनके नाम रिकॉर्ड दर्ज है। अच्छा, अगर हमने बात की है मेजर ध्यानचंद जी के बारे में, तो थोड़ा हम बात कर लेते हैं खेल रत्न अवार्ड के बारे में। क्यों? क्योंकि उन्हीं के नाम पर जो है भारत सरकार प्रति वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है उससे खिलाड़ियों को सम्मानित करती है। राइट। इसकी शुरुआत कब होती थी? इसका नाम जो पहले था वो था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और शुरुआत होती इसकी इन द ईयर 1991-1992, 1991 में पहली बार शुरुआत होती है। और विश्वनाथन आनंद जी जो कि चेस प्लेयर हमारे, इनको पहली बार अवार्ड दिया गया था। ही इज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द खेल रत्न अवार्ड इन द ईयर 1992। अच्छा, उनके अलावा कौन कौन से व्यक्ति हैं महत्वपूर्ण से खिलाड़ी जिनके बारे में आप कहीं ना कहीं पढ़ते हो? उनके नाम देख लेते हैं। लिएंडर पेस है, इनका संबंध टेनिस खेल से। सचिन तेंदुलकर वेल नोन प्लेयर। धनराज पिल्लई, पुलेला गोपीचंद जो कि बैडमिंटन प्लेयर। अभिनव बिंद्रा शूटिंग में, और अंजू बॉबी जॉर्ज, मेरी कॉम और रानी रामपाल, इन्हें मिला था 2020 में, रिसेंटली मिला था। तो हमारे लिए किस ईयर में किसे मिला वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए ऑलमोस्ट कितने खिलाड़ी हैं जिन्हें की खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। तो देखिए अभी तक टोटल 61 प्लेयर्स हैं, 61 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इन दी अगस्त 2021, 7 अगस्त टू बी स्पेसिफिक, 7 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर कर दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और सरकार ने इसके पीछे कहा था नामकरण इसलिए किया गया है बिकॉज उनका स्पोर्टिंग इवेंट में जो कि हॉकी है उसमें काफी बड़ा योगदान रहा है, मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। क्लियर। और वर्तमान में यानी दिसंबर 2023 तक जो है अब तक कुल 61 अवार्ड, 61 प्लेयर्स हैव बीन गिवन खेल रत्न अवार्ड टिल दिसंबर 2023। अच्छा, ये तो रही काम की बात। अब देखते हैं कि इसमें नॉमिनेशन कैसे होता है। तो देखिए हर स्टेट गवर्नमेंट और हर स्टेट की स्पोर्ट्स फेडरेशन है उनके द्वारा नॉमिनेशन फाइल होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2 खिलाड़ी नामित किए जाते हैं, 2 नॉमिनेशन होते हैं। वही हम बात करें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, और अलग हमारे जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है जैसे कुश्ती संघ है, और मान लीजिए कि बॉक्सिंग संघ, बॉक्सिंग फेडरेशन है, उनके द्वारा भी अलग अलग इवेंट, हॉकी संघ है हमारा, उसके द्वारा भी क्या होता है अलग अलग नॉमिनेशंस आते हैं, उनकी स्क्रूटनी होती है। और उस कमेटी के अंदर कौन होते हैं? उस कमेटी में होते हैं। अच्छा, इसमें नॉमिनेशन में एक फैक्टर है कि ऐसे खिलाड़ी जो कि ओलंपियन प्लेयर हैं, जिन्होंने ओलंपिक के अंदर मेडल प्राप्त किया है, वो भी अपने तरफ से किसी खिलाड़ी का नाम रिकमेंड कर सकते हैं। और उस खिलाड़ी का ये है कि उन्हें पिछले 4 साल के अंदर काफी किसी न किसी स्पोर्टिंग एक्टिविटी में एक्सीलेंस अचीव किया हो, यानी उत्कृष्ट प्रदर्शन शो किया हो इन एनी स्पोर्टिंग एक्टिविटी, उनका नाम इसमें नॉमिनेशन होता है। राइट। और कमेटी में कौन होते हैं? देखिए कमेटी में होते हैं गवर्नमेंट के प्रतिनिधि होते हैं, और साई की तरफ से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से उनके प्रतिनिधि होते हैं, और ओलंपिक प्लेयर होते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होते हैं। राइट। ये कुछ लोग होते हैं जो कि सेलेक्ट करते हैं कि कौन कौन व्यक्ति जिन्हें कि ये नाम, ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो 2023 में 2 बैडमिंटन प्लेयर हैं, उनका आप नाम याद रखिएगा, इन्हें रिसेंटली मिला है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, चिराग शेट्टी शॉर्ट नेम है इनका, ये आप कई बार पढ़ते होंगे अखबारों में। इन्हें मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर दी बैडमिंटन इन द ईयर 2023। और एक है रंकी रेड्डी सात्विक साईराज,
तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी दोनों बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्हें नवाजा गया है विद द प्रेस्टिजियस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन द ईयर 2023। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, which small finance bank has received 4 awards at the ICC इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सेकंड अवार्ड है इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव अवार्ड। इसमें किस बैंक को आपको, ऐसा कौन सा लघु वित्त बैंक है जिसे कि भारत का प्रतिष्ठित द्वितीय आईसीसी इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव और अवार्ड्स, इसमें 4 पुरस्कार दिए गए हैं। तो 4 सामने बैंक आपके सामने, चारों स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स हैं। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है ये भी हम कर लेंगे डिस्कस, बट आपको पता लगाना है कि इनमें से राइट आंसर क्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। 2018 के अराउंड इसने वर्क करना स्टार्ट किया था और इस बैंक को क्या हुआ है कि इनका ऑब्जेक्टिव था कि बैंकिंग एक्टिविटीज को किस प्रकार से हम रिफाइन कर सकें, किस प्रकार से इनोवेटिव सॉल्यूशन लेकर आ सकें, उसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है फॉर देयर एक्सेलेंस, कमिटमेंट टू द एक्सेलेंस एज वेल एज द इनोवेशन। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक was awarded with the 4 prestigious award at the second Indian Chamber of Commerce ICC के जो बैंक एशिया इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव के अंदर अवार्ड दिया गया है। ये तो रही बिल्कुल सिंपल सी बात कि किस अवार्ड से किस बैंक को कौन से अवार्ड, किस बैंक को कौन सा अवार्ड दिया गया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी लघु वित्त बैंक। देखिए क्या है, एक आपने सुना होगा बैंक्स जो किसके अंदर ऑपरेट होते हैं अंडर दी आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, आरबीआई रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। लेकिन एक दूसरे प्रकार के बैंक होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में सुना होगा आपने, राइट। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में सुना होगा। एक नया बैंक है ये स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसी के साथ मिलता जुलता एक बैंक है पेमेंट्स बैंक। आज हम बात करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी लघु वित्त बैंक के बारे में। क्या होता है ये, दीज आर द स्पेशलाइज्ड बैंक। ये एक विशेष प्रकार के बैंक होते हैं जिनका उद्देश्य होता है कि ऐसे क्षेत्र में, ऐसे ग्रामीण एरियाज में हमें सब बैंकिंग सेवाएं देनी है जहां पर या तो बैंकिंग सेवाओं का जो दायरा है काफी कम स्तर तक पहुंचा हो या फिर वहां तक पहुंच नहीं पाए हो, राइट। सो दे फोकस ऑन द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द अंडर सर्व्ड यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर पूरी तरह से सुविधाएं नहीं दी, अल्प सेवाएं दी गई या फिर अनसर्व्ड यानी जहां पर बैंकिंग की सेवाएं कौन सी हो सकती है, इंश्योरेंस हो सकता है, अकाउंट ओपनिंग, सेविंग, एफडी, आरडी, इस प्रकार की सेवाएं हैं वो उन तक नहीं पहुंची हो। क्लियर। इसमें क्या हो सकता है, मेनली फोकस होता है इनका स्मॉल बिजनेस यूनिट्स के ऊपर, जो हमारी ऐसे उद्यम जिनका आकार बहुत कम हो उन पर, स्मॉल माइक्रो फाइनेंस बिजनेस के ऊपर हो सकता है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों पर, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र। आप जानते हैं एग्रीकल्चर हमारा क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऐसे जो रेडी वाले ठेले वाले होते हैं वो किस में आते हैं, असंगठित क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो यही वो बात की गई है कि इन सभी क्षेत्रों के लोगों को क्या करना, स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करना। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू इंप्रूव और टू प्रोवाइड दी फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। वित्तीय समावेशन क्या होता है कि मतलब अगर भारत के अंदर 140 करोड़ की आबादी है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स को क्या करना, बैंक की जो सेवाएं वो देना, चाहे वो सेविंग बैंक हो, करंट अकाउंट्स हो, सेविंग अकाउंट्स हो, एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड, इस प्रकार की नॉलेज उनको होनी चाहिए, उनको होनी चाहिए। ये होता कहलाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ताकि जिससे क्या हो, उनके बैंक अकाउंट के अंदर सरकार के द्वारा दी जाने वाली सारी सुविधाएं डायरेक्टली ट्रांसफर की जा सके। इट टू प्रोवाइड एक्सेस टू दी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, जो वित्तीय उत्पाद होते हैं। बैंक क्या देता है, वित्तीय उत्पाद कौन कौन से होते हैं, स्मॉल लोन्स, लघु ऋण होते हैं, 10,000, 20,000, 50,000 तक के लोन हो सकते हैं। सेविंग्स को अलाउ करता है कि कोई व्यक्ति अगर जितना पैसा कमा रहा है अपनी बचत को इसमें सेव कर सके अंडर दी स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट है इंश्योरेंस, बीमा सुविधाएं मिलती है। और अदर जो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज है यानी सामान्य बैंकिंग जो सेवाएं हैं वो इसके तहत प्रदान की जाती है। अब ऐसा कोई बैंक है, मान लीजिए अगर आप किसी व्यक्ति के पास कोई संस्था है, क्या वो स्मॉल फाइनेंस बैंक का सर्टिफिकेट लेने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए योग्य है या नहीं। उसकी 4 सीमाएं हैं, 4 आधार हैं, 4 क्राइटेरिया हैं। पहला है कि उस बैंक के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास बैंकिंग क्षेत्र में काम करने का 10 साल का मिनिमम अनुभव होना चाहिए। द प्रमोटर कुड बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के निवासी हो और उनके पास 10 इयर्स का बैंकिंग सेवाओं में कार्य करने का एक वाइटल एक्सपीरियंस होना जरूरी हो, राइट। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड क्या क्राइटेरिया है कि उन्हें ऐसे एरियाज में जो कि अनसर्व्ड हो, जहां पर सेवाएं नहीं दी गई बैंकिंग सेवाएं, या अंडर सर्व्ड यानी की तरह से देखा जाए असेवित या अल्प सेवित जो क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र, वहां पर उनको सेवाएं देने का उनको टारगेट होना चाहिए। थर्ड है मिनिमम पेड अप कैपिटल, मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, 100 करोड़ रुपए, ये इसका क्राइटेरिया है। फोर्थ है कि जिस प्रकार से जो हमारे कॉमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, उन पर बैंक आरबीआई के जो अलग अलग नॉर्म्स, अलग अलग रूल्स रेगुलेशन यानी
नियम और शर्तें लागू होती, वही शर्तें इन पर लागू होगी। इसका मतलब क्या है, इन स्मॉल फाइनेंस बैंकों, लघु वित्त बैंकों को क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो CRR, यानी इन्हें कुछ मात्रा में आरबीआई के पास फॉर दी इमरजेंसी पीरियड कुछ मात्रा में पैसा बैंक आरबीआई के पास डिपॉजिट रखना होगा। सेकंड है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, यानी लिक्विड फॉर्म में गोल्ड या अदर फॉर्म से क्या करना पड़ेगा, इनको अपने पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी रिजर्व रखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ SLR। अच्छा, अब ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है जो इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं, तो देखिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यानी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान कंपनियां वो हो सकती हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, यानी लघु वित्तीय संस्थान, ये हो सकते हैं MFI। लोकल एरिया बैंक, क्षेत्रीय बैंक हो सकते हैं। इनके पास क्या हो, अगर इन्होंने 5 साल के लिए बैंकिंग सेवाएं प्रोवाइड करने का एक्सपीरियंस है, इफ दे हैव द वाइटल एक्सपीरियंस ऑफ प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज इन पर्टिकुलर एरिया फॉर द एटलीस्ट 5 years, then they can avail the license to operate small finance bank थ्रू दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और वो क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी को कर सकते हैं कन्वर्ट इनटू दी स्मॉल फाइनेंस बैंक। यही बात की गई सारी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब नॉर्म्स क्या हो सकते हैं कि मतलब जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो क्या क्या कर सकते हैं, देखिए उनका जो जितना डिपॉजिट होगा उनके पास, क्लियर, उसमें क्या करना पड़ेगा उनको, 75% जो डिपॉजिट आएगा उस, मान लीजिए 10 लाख रुपए किसी बैंक के पास डिपॉजिट है, कितना है 10 lakhs, तो क्या करना होगा 7.5 लाख रुपीस, यानी 7,50,000 रुपए क्या करना पड़ेगा इन बैंक्स को, ऐसे एरिया जो कहलाते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग PSL, जो कौन करता है डिसाइड, इट इज डिसाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के द्वारा निर्धारित PSL प्रायोरिटी सेक्टर को लैंड करना पड़ेगा 75% ऑफ अमाउंट ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट। तो टोटल लैंडिंग का होगा, डिपॉजिट नहीं होगा, टोटल लैंडिंग का होगा। और दूसरा है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो चाहे का हमें फिक्स है कि उनको ऐसे ग्रामीण एरिया, ऐसे रूरल एरिया जहां पर बैंकिंग सेवाएं नहीं है, उनको वहां पर 25% ब्रांचेस खोलनी पड़ेगी। मान लीजिए कोई बैंक है उसकी 1000 ब्रांचेस ओपन होती हैं, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। 100 अगर मान लीजिए 100 ब्रांच ओपन हो रही है, तो 25 ब्रांच क्या होगी, वो ऐसे ग्रामीण एरिया में ओपन होगी जहां पर बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कैन ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रिक्शंस इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, यानी वो किसी भी क्षेत्र में अपनी ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं। क्लियर। अच्छा, इन्हें लाइसेंस कहां से मिलता है, सो दे आर लाइसेंस अंडर दी सेक्शन 22(1) ऑफ दी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, 1949 का जो बैंकिंग नियमन अधिनियम है उसके तहत इनको लाइसेंस दिया गया है टू दी स्मॉल फाइनेंस एज वेल एज दी पेमेंट बैंक। आपने सुना था पेटीएम पेमेंट बैंक वगैरह, ये आगे अभी तो आज तो नहीं, we will discuss it in our next classes that what are the payment banks and how they are differentiated, how they are different from the small finance bank, right? तो क्या होता है, इन बैंक्स को क्या करना पड़ता है, they have to comply with the supervisory as well as regulatory framework decided by the Reserve Bank of India as the commercial banks follow। 2019 में आरबीआई ने एक नया नॉर्म लाया है, उसका नाम है ऑन टैप लाइसेंसिंग प्रोसेस। अभी क्या है देखिए, अभी मान लीजिए किसी बैंक को अगर अप्लाई करना है तो क्या हो सकता था, पहले क्या था कि किसी ने किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान ही अगर किसी बैंक को लाइसेंस चाहिए, बैंक किसी कंपनी को बैंकिंग का लाइसेंस चाहिए तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अप्लाई करना होता था। बट सरकार ने क्या किया है, 2019 में नया प्लान लाया है ऑन टैप लाइसेंसिंग प्रोसेस। में क्या होता है, अगर कोई कंपनी निर्धारित शर्तों को पूरा करती है और अपना चाहती है स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करे, तो उस केस में क्या कर सकती है, वो थ्रू आउट द ईयर दे कैन अप्लाई फॉर दी लाइसेंस, और उन्हें अगर वो अपनी जो भी नॉर्म्स है उन्हें फुलफिल कर दें तो उन्हें स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिल जाता है। ये सारी बातें की। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, यानी कृषि अवसंरचना कोष। ये न्यूज में इसलिए रहा है बिकॉज इसका दायरा हाल ही में बढ़ाया गया है, इसलिए सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपके साथ जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है वो ऑथेंटिक सोर्स से लेते हैं, जैसे कि PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, और जो नेशनल मीडिया जैसे द हिंदू है, और कुछ हमारी करंट अफेयर वेबसाइट्स, वहां से इंटीग्रेट करके हम अपनी स्लाइड्स प्रिपेयर करते हैं। तो आप इस बारे में श्योर रहिएगा कि आपको जो जानकारी दी जा रही है बिल्कुल पूरी तरह से फुल प्रूफ है, राइट। और कुछ मिनिस्ट्रियल वेबसाइट्स हैं, वहां से भी हम डेटा उठाते हैं। तो ध्यान आपके लिए सवाल है, कृषि अवसंरचना कोष AIF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? तो राइट आंसर जो है वो है 2020 में, जुलाई 2020 में
ये पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का एक सेंटर सेक्टर स्कीम यानी केंद्रीय क्षेत्र की योजना है वो लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? एग्रीकल्चर क्षेत्र में यानी कृषि क्षेत्र में जो पोस्ट हार्वेस्ट यानी जब फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद किस प्रकार से हम इस प्रकार की अवसंरचना का निर्माण करें जिससे कि फसल की बर्बादी कम से कम हो, किसानों को अधिक से हम लाभ हो सके और उनकी आय को दुगुनी करने का हम लक्ष्य उसे प्राप्त कर सकें। राइट। तो क्या हुआ था कि इसमें टारगेट था कि हम अगले आने वाले कुछ वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए का 1 लाख करोड़ रुपीस का जो है इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टू सिक्योर द फार्मर्स वेलफेयर रिगार्डिंग द पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो देखिए कब हुआ था ये हुआ था 8 जुलाई 2020 को ये स्कीम जो है लॉन्च की गई थी अंडर द आत्मनिर्भर भारत पैकेज। आप सभी जानते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया पैकेज ये 2020 में लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द कोविड-19 पीरियड और इसका लक्ष्य क्या था कि ऐसी वस्तुएं ऐसे उत्पाद जिनका भारत आयात करता है उनका उत्पादन भारत के अंदर बढ़ाया जाए और कुछ समय बाद कुछ वर्षों बाद भी जो प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनको एक्सपोर्ट करने की एबिलिटी भी कैपेसिटी हम डेवलप कर पाए। इसके लिए बनाया गया था आत्मनिर्भर भारत पैकेज जिसे कहते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया पैकेज। AIF यानी कृषि अवसंरचना कोष एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है इसका उद्देश्य क्या है? टू क्रिएट द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्म असेट्स यानी क्या करना जो फसल कटाई के बाद जो हमारे पास फसल का संग्रहण करना पड़ता है क्रॉप्स का किस प्रकार से क्रॉप्स का संग्रहण हो किस प्रकार से उनको हम क्या कर पाए सिक्योर कर पाए प्रिजर्व कर पाए उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर यानी रोड ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाना जिससे कि कम टाइम में फसल यहाँ से वहां पहुंच जाए कम्युनिटी का नुकसान कम से कम हो। कम्युनिटी फार्म यानी जो सामुदायिक जो खेती है उसके संबंध में भी प्रयास करना। अब ये क्या है हमारी एक सेंटर सेक्टर स्कीम यानी केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। सेंटर सेक्टर स्कीम वो होती है जिसमें कि सारा पैसा कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंप्लीमेंट कौन करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वही हम बात करें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की तो इसमें क्या होता है जो शेयरिंग होती है कोस्ट की तो कोस्ट क्या होती है केंद्र और राज्य सरकार दोनों बेयर करती हैं वो किसी रेशियो में हो सकती है प्री डिफाइंड फॉर्म में कि 90-10 75-25 60-40 60-40 काफी कॉमन है या फिर 50-50 राइट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आने वाले वर्षों में 2025-26 तक जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा टू डेवलप दी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर राइट। और इसमें क्या होता है कि ब्याज अनुदान मिलता है इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है साथ ही साथ मिलती है क्रेडिट गारंटी यानी आपको किसानों को लोन दिया जाएगा। ऐसी संस्थान है जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPOs हैं या कुछ ऐसी कंपनीज है जो कि इस क्षेत्र में काम कर रही है उनको क्या मिलेगा एडवांटेज मिलेगा थ्रू दी क्रेडिट अवेलेबिलिटी एज वेल एज दी इंटरेस्ट सबवेंशन। तो ये कब तक रहेगा? टिल द ईयर 2032-33 यानी 2032-33 तक जो इसकी सुविधाएं मिलती रहेगी। हम बात करें कि इसके लिए कौन सी कंपनियां योग्य नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की PSU है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विच आर डायरेक्टली नॉट एलिजिबल यानी प्रत्यक्ष तौर पर लाभ नहीं ले सकते मगर अगर वो किसी कंपनी के साथ PPP मोड यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत अगर वो उस परियोजना को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उस प्लान में इनको लाभ मिल सकता है। इसके तहत AIF के तहत अराउंड 80,000 करोड़ रुपीस जो है वो इसमें अब तक इन्वेस्ट किए जा चुके हैं मतलब 80,000 करोड़ के आसपास जो पैसा इसमें निवेश हो चुका है। अभी तक तो हम 2024 में चल रहे हैं। इसके फीचर्स यानी विशेषताएं क्या है देखिए। अब इसमें क्या विशेषता है कि जो सभी लोन होंगे उन पे लिमिट है 2 करोड़ रुपए की। क्लियर? अधिकतम 2 करोड़ रुपए है वो दिया जाएगा और इसमें क्या होगा 3% का ब्याज अनुदान मिलेगा यानी जो ब्याज दर लगाई जाती है उसमें 3% की कटौती स्वतः ही कर दी जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब दूसरा क्या है जो ये ब्याज में कटौती है पर ईयर की प्रति वर्ष 3% की कटौती है ये कब तक रहेगी? इट विल बी अवेलेबल फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 ईयर्स यानी 7 वर्षों तक जो है इस ब्याज अनुदान योजना का लाभ मिलता रहेगा उस एंटिटी को उस व्यक्ति को उस संस्था को जो कि इसका यूज कर रहे हैं इसकी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। अच्छा अब जो क्या आवेदक है एप्लीकेंट कौन होगा? कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकता है या फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं या कोई भी कंपनी हो सकती है कोई एंटिटी हो सकती है। उन्हें क्या होगा द एप्लीकेंट कैन पुट अप टू 25 प्रोजेक्ट्स इन डिफरेंट लोकेशन यानी कि कोई भी एप्लीकेंट आवेदक है वो अधिकतम 25 परियोजनाओं के लिए आवेदन कर सकता है और 25 परियोजनाएं किसी भी क्षेत्र में हो सकती है किसी रीजन में हो सकती है। क्लियर? लेकिन जो प्रोजेक्ट होंगे they will be eligible under the scheme for a loan up to 2 करोड़ रुपीस यानी 2 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए वो योग्य माने जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें कि लिमिट्स क्या है कि जो 25 प्रोजेक्ट्स है ना जो लिमिट लगाई है द लिमिट ऑफ 25 प्रोजेक्ट्स
एप्लीकेबल टू प्राइवेट सेक्टर एंटिटी, यानी जो निजी क्षेत्र की निकाय हैं, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं, उन्हीं के लिए है। जैसे कौन, किसान हो सकते हैं, एग्रीकल्चर एंटरप्राइज यानी कृषि, एग्रीकल्चर जो कृषि क्षेत्र में काम करने वाले उद्यमी है, एग्री एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए एप्लीकेबल होगा। क्लियर। और जो 25 प्रोजेक्ट की लिमिटेशन है वो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू दी स्टेट एजेंसी, यानी जो सरकारी एजेंसियां होती हैं उनके लिए नहीं होगी, कोऑपरेटिव सहकारी समितियां होती हैं उनके लिए नहीं होगी लागू ये, नेशनल और स्टेट लेवल की फेडरेशन संघ है उनके लिए नहीं होगा, एफपीओ है उनके लिए नहीं होगा, फेडरेशन ऑफ एफपीओ यानी एफपीओ का भी संघ हो उसके लिए नहीं होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप उसके लिए नहीं होगा, तो दूसरा होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह का जो संघ होगा उसके लिए भी नहीं होगा। अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, इन एंटिटीज को क्या हो सकता है, लाभ मिल सकता है, और सिर्फ क्या मिलेगा, जो स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या कृषि क्षेत्र के उद्यमी हैं या फिर किसान है, सिर्फ इन्हीं को ही ये प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज को मानकर के 25 प्रोजेक्ट तक की लिमिट को लागू किया गया है, लेकिन इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है जो हम नाम पढ़ चुके हैं। ठीक है। और मल्टीपल प्रोजेक्ट, एक से अधिक प्रोजेक्ट जो है वो भी अलाउ कर दिए गए हैं, बट उसमें क्या होगा, 2 करोड़ रुपए तक का ही कैप मिलेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको, बिल्कुल सिंपल स्कीम थी। आपको इतना पता होना चाहिए AIF कृषि अवसंरचना कोष कब बनाया गया था, इसमें कितना मैक्सिमम अमाउंट है और कौन कौन लोग इसके योग्यता रखते हैं। अब रिसेंटली स्कीम आई है, प्रोग्राम है रिसेंटली रीसेट प्रोग्राम, ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। आपको बताना है ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए राइट आंसर जो है इसका संबंध है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से, तो अगर आपको जहां दिख रहा है उसमें टिक करिएगा आप। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स यानी युवा मामले और खेल मंत्रालय है, इनके द्वारा ये योजना प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, भारत के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने की भारत का वैश्विक स्तर पर परचम लहराया है उनको सम्मानित करना और उनमें स्किल्स देना, उनको ऐसा कौशल देना ताकि क्या करें, वो आने वाली पीढ़ियों को सिखा सकें और उनका जो एक रोजगार की बात करें वो भी उनका इंश्योर कर पाए, यानी कोई ना कोई उनके पास ऐसी स्किल हो जिसके मार्फत वो कमा सकते हैं, और अच्छा एक सरकार का अच्छा इनिशिएटिव है। क्लियर। तो हम बात करते हैं स्कीम के बारे में, प्रोग्राम के बारे में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट मनसुख मंडाविया, ध्यान रखिएगा भारत के खेल मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया जी। क्लियर। इन्होंने स्कीम लॉन्च की है, रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग रीसेट। ये प्रोग्राम क्या है, रीसेट, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है, इसे लॉन्च किया गया था पहले तो ध्यान रखिएगा आप, नेशनल स्पोर्ट्स डे जो कब मनाते हैं 29 अगस्त को, 29 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस, और उसी दिन पर जैसी घोषणा की गई है इसकी रीसेट प्रोग्राम की। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इट एम्पावर्स आवर रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन, कि हमारे जो भारत के ऐसे खिलाड़ी जो कि भारत के लिए खेले और रिटायर कर लिए हो गेम से, उन्हें क्या करना, एम्पावर करना यानी सशक्त करना, who have played for the country and brought immense laurels to the nation, बिल्कुल भारत के लिए काफी श्रेष्ठ काम किया और उन्हें सम्मानित किया गया। The program will support retired athletes on their career development journey by empowering them with the necessary knowledge and skills and making them more employable, यानी उन्हें और अच्छी जगह पे नौकरी और अवसर, नौकरी के अवसर मिल सके, इसलिए उन्हें क्या करना, एम्पावर करना। ये कुछ स्कीम है, प्रोग्राम है लॉन्च ऑफ रीसेट का, कब हुआ, किस मंत्री ने किया, ये आप देख लीजिएगा याद करने के लिए। अब योग्यता क्या है, कि ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई एक इवेंट के अंदर करता है, भाग लेता है और उसे इस स्कीम के लिए योग्य माना जाएगा, तो नहीं, यहाँ कुछ क्राइटेरिया है और उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले व्यक्ति ही इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। पहला क्राइटेरिया क्या है कि जो खिलाड़ी हैं, द स्पोर्ट्स पर्सन मस्ट हैव रिटायर्ड फ्रॉम एन एक्टिव स्पोर्ट्स करियर, ठीक है, वो खेलते हुए रिटायर करें और उनकी एज ग्रुप क्या होना चाहिए, 20 से 50 वर्ष के में, मतलब उनकी एज कितनी हो, 20 से 50 वर्ष के बीच में हो। अब दूसरा क्या है, या तो विनर हो या दूसरे हो पार्टिसिपेंट, ये दो कैटेगरीज हैं। he must be a winner, he must have been winner of international events, जो अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाएं वो उसके अंदर मेडल प्राप्त किया हो या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर के इवेंट में भाग लिया हो। सेकंड है नेशनल मेडलिस्ट हो, यानी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हो जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त हो, या फिर स्टेट मेडलिस्ट हो या पार्टिसिपेंट हो, किसके अंदर, यानी प्रतिभागी रहे हो इन द कॉम्पिटिशंस which are recognized by the National Sports Federation, Indian Olympic Association और Ministry of Youth Affairs and Sports, यानी या तो राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल प्राप्त किया हो, राज्य स्तर पर मेडल प्राप्त किया हो, या ऐसे इवेंट में भाग लिया हो जो कि किसके द्वारा मान्यता प्राप्त हो, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी राष्ट्रीय खेल संघों के द्वारा, भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा, या युवा मामला एवं खेल मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त इवेंट हो। क्लियर। नेक्स्ट है, ये 2 लेवल पे होगा, कब होगा आप देखिए, ये होगा क्लास 12 और उससे ऊपर, कक्षा 12 और उससे ऊपर बड़े खिलाड़ियों के लिए, और एक दूसरा होगा क्लास 11 और उससे कम स्तर के खिलाड़ियों के लिए होगा, ठीक है, और बाद में इसको बढ़ा दिया जाएगा। अब ये जो पायलट फेज है, यानी
पायलट फेज क्या होता है कि ऐसा प्रोजेक्ट जिसको टेस्टिंग फेज के लिए किसी न किसी पर्टिकुलर प्लेस पर इंप्लीमेंट करते हैं, ये पता लगाने के लिए क्या इसमें चैलेंजेस हैं, क्या सुधार कर सकते हैं और क्या इसका रिजल्ट आ सकता है, पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, इसे कहा जाता है पायलट फेज। तो ये कहाँ होगा? इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन LNIP, जो स्थित है ग्वालियर के अंदर। ये संस्थान बड़ा महत्वपूर्ण है, नाम याद रखिएगा कि लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ है? ग्वालियर में, और ये इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने वाला है फॉर दी पायलट फेज। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज इनॉग्रेटेड द स्टेट्स फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ लॉन्च किया गया, कहाँ ओपन किया गया, कहाँ शिलान्यास किया गया है, कहाँ लोकार्पण हुआ, सॉरी ये हुआ है ऑप्शन बी राजगीर, जो कि कहाँ है? नालंदा जिले के अंदर। तो द बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड दी स्टेट्स फर्स्ट sports academy, sports complex as well as the sports university on the occasion of national sports day on 29th of August in राजगीर। जो राजगीर कहाँ स्थित है? नालंदा जिले के अंदर। नालंदा आप सभी जानते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय था, काफी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, प्रकार से सुविधाएं डेवलप की जाएगी, ऐसा सरकार ने कहा है। अब क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स के अंदर? इसमें लगभग 24 प्रकार के इंडोर और आउटडोर स्पोर्टिंग इवेंट है, उनको प्रमोट किया जाएगा। यानी 24 प्रकार के खेल हैं जो कि आउटडोर इंडोर होते हैं, उनके लिए इसमें सुविधाएं होगी। और 3 बनाए जा रहे हैं यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, उत्कृष्टता केंद्र बनाए जा रहे हैं। किस खेल के लिए? तो 3 नाम याद रखिए आप, जो जो स्टूडेंट्स बिहार से बिलोंग करते हैं या यूपी से करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि रेसलिंग, कुश्ती के लिए, वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन और एथलेटिक्स के लिए 3 बनाए जाएंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी 3 उत्कृष्टता केंद्र होंगे फॉर दी स्पोर्टिंग इवेंट ऑफ रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग एंड एथलेटिक्स। अच्छा, दूसरा होगा यहाँ पे एक खेल पुस्तकालय, स्पोर्ट्स लाइब्रेरी बनाई जाएगी। ध्यान रखिएगा भारत में सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लाइब्रेरी कहाँ पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NIS, जो कहाँ पर है? पटियाला में। पटियाला के बाद जो सबसे बड़ी खेल लाइब्रेरी होगी, खेल पुस्तकालय होगा या स्पोर्ट्स लाइब्रेरी होगी, कहाँ पर होगी? बिहार के राजगीर में स्थापित, यानी स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसेंटली द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट वाज हेल्ड इन विच सिटी। हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट यानी वैश्विक जो फिनटेक कंपनीज हैं, फिनटेक कंपनी क्या होती है? ऐसी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज विच द टेक्नोलॉजिकल कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग और रनिंग देयर ऑपरेशंस इन दी फाइनेंशियल मार्केट्स। जैसे क्या हो सकता है? फोन पे। फोन पे क्या है? कंपनी है जो कि क्या करती है? तकनीक का इस्तेमाल करते हुए क्या कर रही है? जो फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय सेवाएं हैं, उन्हें मुहैया कराने का, उन्हें इजीली और एक्सेसिबल करने का प्रयास करती है, उसे कहते हैं फिनटेक कंपनीज। तो 4 शहर आपके सामने, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विच इज मुंबई। हाल ही के अंदर मुंबई में ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट आयोजित हुआ है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है जो कि नवाचार कर रही है, नए नए इनोवेशन लेकर आ रही हैं, जिससे कि जो फाइनेंशियल सेक्टर की सर्विसेज हैं उनको हम इजीली आम जनता तक पहुंचा पाएं और काफी सिक्योर्ड वे के अंदर पहुंचे। इसीलिए आयोजित होता है और इसके अंदर मिलता है ग्लोबल फिनटेक अवार्ड भी देते हैं। अच्छा, ये जो है 5वां इवेंट है, कौन सा है? 5th ग्लोबल इवेंट, 5th ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। कहाँ हो रहा है? मुंबई के अंदर। मुंबई में कहाँ हुआ है टू बी स्पेसिफिक? ये हुआ है जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के अंदर। जियो कंपनी का, रिलायंस कंपनी का एक सेंटर है, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, जो है मुंबई के अंदर सिचुएटेड है। ये 5th एडिशन है। कौन सा है? 5वां संस्करण है, राइट। अभी कौन कौन सी संस्थाएं हैं विच ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग दिस काइंड ऑफ इवेंट्स? तो ध्यान रखिएगा 3 संस्थाएं। पहला तो है पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI। नेक्स्ट है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप जानते हैं NPCI क्या है, जिसने UPI लॉन्च किया, भीम लॉन्च किया है, वो संस्था है। तीसरा है फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल, FCC। इन तीनों संस्थाओं के द्वारा आयोजित होता है, क्या होता है? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। ध्यान रखिएगा अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि RBI ने इसे ऑर्गेनाइज किया, तो बिल्कुल नहीं किया है। ये 3 संस्थाएं हैं, FCC, PCI और NPCI। क्लियर? और ये हुआ है जियो कन्वेंशन, ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर के अंदर। नेक्स्ट इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस, यानी वित्त के अगले दशक के लिए खाका या ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। वित्त के अगले दशक के लिए खाका या ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। इसमें क्या होगा? रेस्पॉन्सिबल है यानी उत्तरदायी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, समावेशी और रेजिलियंट। ये इसके हैं, रेस्पॉन्सिबल AI, इंक्लूसिव एंड रेजिलियंट। अच्छा, जो ग्लोबल फिनटेक अवार्ड है, ये इसका सबसे कैचिंग पार्ट है कि ऐसी कंपनीज
या ऐसे इंडिविजुअल, यानी इट द अवार्ड इज गिवन टू द इंडिविजुअल एज वेल एज द एंटरप्राइजेस फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब फॉर देयर एस्टीम्ड रिकॉग्निशन एंड कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज, यानी फिनटेक सेक्टर के अंदर अपने उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को और संस्थाओं को यह अवार्ड मिलता है, ग्लोबल फिनटेक अवार्ड। क्लियर? अच्छा, ये क्या करता है, देखिए ये बताता है कि ये अवार्ड क्या शो करता है। अब अवार्ड क्या बताएगा कि पर्टिकुलर, सीधी सी बात है कि इस क्षेत्र में किसी व्यक्ति के द्वारा जो एक लेटेस्ट इनोवेशन किया, यानी नवीनतम नवाचार जो है वो प्रयोग किए गए हों, उसमें यूज किए गए हों, उनके बारे में इसको मान्यता मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड बिल्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल कौन सा है, यानी प्रदूषण नियंत्रण पोत। देखिए क्या है, आप सभी जानते हैं कि मरीन पॉल्यूशन यानी समुद्री प्रदूषण काफी बड़ी मात्रा में होता है। क्यों होता है? जब ऑयल टैंकर्स जाते हैं अपना सामान कार्गो कैरी करते हैं, या कार्गो शिपमेंट्स हो, या मान लीजिए ऑयल टैंकर्स हो, अगर उनमें से कोई ऑयल रिसाव हो जाए, तेल का रिसाव हो, तो समुद्र की सतह होती है तो तेल फैल जाएगा। तो क्या होगा उससे? उससे ये होगा कि जलीय जीव है और जलीय वनस्पति है, कहीं ना कहीं उनका विकास रुक जाता है। और उसी को दूर करने के लिए हमने क्या किया है, भारत का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड यानी स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत जो डेडिकेट किया हमने टू दी इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजी, भारतीय तटरक्षक बल को हमने सौंपा है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा वेसल है जो कि भारत का स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है। तो पहला है समर्थ, दूसरा सारथी, तीसरा समुद्र प्रताप, चौथा शौर्य। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी जो है समुद्र प्रताप है। ये बाकी दिख रहे हैं आपको, ये ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल है, ठीक है, ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल, ओपीवी। ओपीवी क्या होते हैं, यानी कोस्ट से दूर जाकर जगह करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, यानी तो तट की रक्षा के लिए अलग अलग इनपुट देते हैं। तो रक्षा राज्य मंत्री आप ध्यान रखिएगा, दो मंत्री हैं, एक तो भारत के रक्षा मंत्री कौन है, मिस्टर राजनाथ सिंह, और रक्षा राज्य मंत्री कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस कौन है, श्री संजय सेठ। इन्हीं के द्वारा क्या हुआ है कि गोवा के अंदर एक इवेंट में जो समुद्र प्रताप है, भारत का पहला पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, उसे डेडिकेट किया गया है टुवर्ड्स दी इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजी, यानी भारतीय तटरक्षक बल को दिया गया। इसका नाम क्या है, समुद्र प्रताप। और ये बनाया किसने, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जीएसएल के द्वारा बनाया गया है। और ध्यान रखिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई है इन द ईयर 1978, 1978 में हुई है थ्रू एन एक्ट। आपके लिए सवाल है कि आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड का रेजिंग डे कब मनाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। भारतीय तटरक्षक बल का रेजिंग डे कब, इसका गठन होता है, इसे कौन सा दिवस मनाते हैं? इसे मनाते हैं कि नौसेना दिवस और वायुसेना दिवस, इस प्रकार से भारतीय तटरक्षक बल का दिवस कब मनाते हैं, ये आप इसका आंसर फाइंड करने का प्रयास कीजिए अपने एंड पर। वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो क्या है इसका बेसिक काम, क्या होगा, टू चेक दी ऑयल स्पिलेज, यानी जो तेल रिसाव होता है, भारत की सीमाएं हैं, समुद्री सीमाएं, वहां पर जो तेल रिसाव है उसको आइडेंटिफाई करना, उसे रोकने का काम कौन करेगा, समुद्र प्रताप। अब हमने तीन नाम जो पढ़े हैं यहाँ पर, कौन कौन से, समर्थ, सारथी, शौर्य, ये क्या है, दीज आर दी ऑफ शोर पेट्रोल वेसल्स, यानी समर्थ क्लास की ऑफ शोर पेट्रोल वेसल्स हैं। इनका बेसिक काम क्या होगा, समुद्र की, भारत की जो तटीय सीमा है उससे दूर क्या करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना टू दी इंडियन बॉर्डर्स। क्या क्या नाम है इनका, समर्थ, शूर, सारथी, शौनक, शौर्य और सुजय। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ न्यूज के बारे में, इंपॉर्टेंट न्यूज है, वी विल डिस्कस फर्स्ट दोस एंड लेटर ऑन एट द एंड ऑफ लेक्चर वी विल गिव यू सम क्वेश्चन, जिसका आप कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनका आंसर पता करने का आप प्रयास कीजिएगा अपने एंड पर, और वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लासेस। तो पहला क्वेश्चन है वो है, पहला न्यूज है वो आ रहा है शी बॉक्स। शी बॉक्स क्या है, देखिए आप सभी जानते हैं कि कोलकाता के अंदर एक बड़ा विभत्स घटना हुई थी, जिसमें कि एक महिला डॉक्टर का के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट करके उनका मर्डर हुआ था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा हाल ही में शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्या है, शी बॉक्स पोर्टल। महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन शोषण को रोकने के लिए सरकार ने किया था 2013 में एक एक्ट पास, जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, यानी कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न का रोकथाम अधिनियम। ये कब आया था,
इन द ईयर 2013। इसमें प्रावधान था ऐसे कोई संस्था, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कोई एंटिटी जिसमें कि 10 या 10 से अधिक एम्प्लॉइज हो, यानी 10 या 10 से अधिक अगर कार्मिक है तो वहां पर क्या होगा, आंतरिक शिकायत समिति यानी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी गठन करना पड़ेगा। और हर जिले में क्या होता है, लोकल कंप्लेंट कमेटी यानी जो एरिया की होती है, एरिया कंप्लेंट कमेटी होती है, उसका गठन होता है। और जो समिति होती है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी आंतरिक शिकायत समिति, इसमें मेजोरिटी होती है महिलाओं की, राइट। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि महिलाएं अपना जो इश्यू है वो पुरुषों के सामने इतनी मुखरता से रेज नहीं कर पाती हैं, राइट। तो ये लाया गया था इन द ईयर 2013, जिसका नाम है पोस्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस फॉर दी वुमेन। क्लियर? अभी क्या हुआ है रिसेंटली, जो मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। कौन है? अन्नपूर्णा देवी जी। इनके द्वारा जो शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है यानी केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है, जिस पर कोई भी महिला जाकर अपनी कंप्लेंट रेज कर सकती है। शी कैन रजिस्टर अ कंप्लेंट, और जो इसके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे वो उस कंप्लेंट को मॉनिटर कर सकते हैं। क्लियर? कार्य स्थल पर किसी महिला के साथ अगर यौन उत्पीड़न होता है, कोई ऐसी अभद्र घटना होती है, उसके बारे में कंप्लेंट की जा सकती है। कंप्लेंट करने से लेकर कंप्लेंट को मॉनिटर करना, और क्या कंप्लेंट का रेड्रेसल यानी क्या शिकायत का निवारण हुआ है नहीं, इतने तक का काम के लिए क्या बना है, शी बॉक्स पोर्टल, राइट। द शी बॉक्स पोर्टल सर्व्स द सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एंड लोकल कंप्लेंट कमेटी, यानी जो स्थानीय शिकायत समितियां हैं या आंतरिक शिकायत समिति, उनकी सारी जानकारी मिलती है इस पोर्टल पर अक्रॉस दी कंट्री। इसमें कौन कौन सी संस्थाएं आती है, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी यानी गवर्नमेंट सरकारी जो कंपनी है, सरकारी संस्थान है वो आते हैं, और आते हैं प्राइवेट सेक्टर यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी इसके दायरे में आ जाती हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या सुविधाएं दी गई हैं, देखिए कई बार अगर किसी महिला को लगता है कि वो अपनी कंप्लेंट करती तो कहीं ना कहीं नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, तो हर कंपनी जिस एक ऐसी कंपनी जिसमें 10 या 10 से अधिक एम्प्लॉय हैं, ये कंपलसरी है कि वहां पर क्या हो, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन किया जाए, उस मेजोरिटी किसकी हो, इट विल बी डोमिनेटेड बाय दी विमेंस। तो क्या कॉमन प्लेटफॉर्म है इसके लिए, कंप्लेंट करना हो फाइल, टू फाइल दी कंप्लेंट, टू ट्रैक देयर स्टेटस यानी क्या उनका स्टेटस है, क्या वर्तमान में स्थिति है। तीसरा है टू इंश्योर टाइम बाउंड प्रोसेसिंग ऑफ कंप्लेंट, यानी जो शिकायत की गई है आंतरिक शिकायत समिति को, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को, क्या उन्होंने उस पर प्रोसेस किया है, क्या वर्क किया है, उसकी जानकारी कहाँ मिलेगी, इस पोर्टल पर। क्लियर? नेक्स्ट है, इसमें क्या होगा, एक डेजिग्नेटेड नोडल ऑफिसर होंगे यानी निश्चित नोडल अधिकारी होंगे, जिनका क्या होगा, वो रियल टाइम पर की गई शिकायत की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। वो ये बता सकते हैं, वो देख सकते हैं कि क्या जो शिकायत की गई है वो किस चरण में, किस चरण के स्तर तक समाधान उसका हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आती है जस्टिस के हेमा कमेटी की रिपोर्ट। ये आप याद रखिएगा, ये केरल गवर्नमेंट ने बनाई थी 2017 के अंदर। तो हाल ही में रिपोर्ट आई है जस्टिस के हेमा कमेटी रिपोर्ट। इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है जो मलयालम इंडस्ट्री है, मलयालम सिनेमा इंडस्ट्री है, मलयाली सिनेमा उद्योग है, वहां पर क्या हुआ, महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं जो है सेक्सुअल हरासमेंट होता है, उनका उत्पीड़न होता है, और उनके साथ होती है डिस्क्रिमिनेशन यानी उनका होता है शोषण। उसके संबंध में कमेटी की रिपोर्ट आती है। ये कमेटी बनाई गई थी इन द ईयर 2017, और 5-6 साल बाद इसको, इस कमेटी की जो रिकमेंडेशन है, जो फाइंडिंग्स है, उनको रिलीज किया गया है। अच्छा, एक टर्म आ रही है आजकल काफी न्यूज में, इंटरनेट। अब देखिए दो टर्म है यहाँ पर, पहला तो है फाइनेंस और दूसरा है इंटरनेट। इंटरनेट से टर्म से, सॉरी, इंटरनेट टर्म से आप सभी वाकिफ हैं। इंटरनेट मतलब एक ऐसा जाल जिसमें कई देशों के अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग जगहों के कंप्यूटर्स या व्यक्ति किसी न किसी डिवाइस से इंटरनेट के माध्यम से यानी सैटेलाइट के माध्यम से आपस में जुड़े हों और इंफॉर्मेशन साझा करें, ये कहलाता है हमारा इंटरनेट। क्लियर? इंटरनेट। और इसमें जुड़ जाए मान लीजिए टर्म एक फाइनेंस, मतलब इसे कहा जाएगा फिंटरनेट। ये भविष्य की तकनीक है। इसमें से माना जा रहा है कि इट इज द न्यू फाइनेंशियल सिस्टम व्हिच विल ब्रिंग assets, lands, property, bond, financial investment, art, paintings under a single infrastructure
एंड वेयर दे गेट टोकनाइज्ड, यानी जब किसी व्यक्ति की जो संपत्ति है, असेट संपत्ति है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसके पास भूमि है, लैंड है, बॉन्ड है, उसके पास जो वित्तीय उसने निवेश किया है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट्स में, वो उसका आर्ट है या पेंटिंग है, इनको टोकनाइज किया जाएगा और इनकी ट्रेडिंग भी हो सकती है। तो इट इज अ विजन फॉर द फ्यूचर फाइनेंशियल सिस्टम। देखिए भविष्य की वित्तीय प्रणाली जिसमें क्या होगा कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, वित्तीय जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, जैसे भारत का है, कई और देश है, उन सभी के इकोसिस्टम क्या होंगे, आपस में कनेक्टेड होंगे, लाइक दी इंटरनेट। जिस प्रकार से इंटरनेट में क्या होता है कि भारत का व्यक्ति किसी और देश में बैठे हुए व्यक्ति को मेल या टेक्स्ट कर सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकता है, बीसी कर सकता है, उसी तरह से क्या होगा, जो जितने भी भारत के ऐसे जो लोग जुड़े होंगे इससे, उनके एसेट्स को ट्रेड कर सकते हैं। अब ये जो है ना इंटरनेट, ये टर्म दी गई है नंदन नीलेकणी जी के द्वारा। नंदन नीलेकणी जानते होंगे आप, यूआईडीआई, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीआई के जो पूर्व में चेयरमैन रहे हैं, और ये इन्फोसिस के को फाउंडर चेयरमैन भी रहे हुए हैं नंदन नीलेकणी जी। और एक बैंक है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, बीआईएस, उनके द्वारा टर्म दी गई थी जिसका नाम है फिंटरनेट। उन्होंने कहा है कि ये फिंटरनेट जो है ना तीन यू, इट फोकसेस ऑन थ्री यूज। थ्री यूज क्या है, पहला यू तो है यूजर, इट विल बी यूजर सेंटर, यानी उपभोक्ता केंद्रित होगा, यूनिफाइड यानी एकीकृत होगा। हम देख चुके हैं कि जिस प्रकार से इंटरनेट के माध्यम से किसी एक देश का नागरिक दूसरे देश के नागरिक से बातचीत कर सकता है, वैसे क्या होगा, एक देश का व्यक्ति दूसरे देश के व्यक्ति के असेट्स को ट्रांजेक्शन कर सकता है। थर्ड है यूनिवर्सल, यानी सार्वभौमिक होगा। ये क्या होगा, तो उपभोक्ता केंद्रित होगा, एकीकृत होगा, और एक होगा सार्वभौमिक, यूजर सेंट्रिक, यूनिफाइड, यूनिवर्सल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो अगर आगे जानकारी आती है, we will try to cover in our next classes. If the further information is given by, it will be provided to the us. Next है, India names first self-regulatory organization for fintechs. ये फिनटेक बड़ा न्यूज में आ रहा है, काफी तीसरी न्यूज आ गई फिनटेक के बारे में। तो क्या हुआ देखिए, जो फिनटेक कंपनी है, जो फिनटेक कंपनी है, उन्हें किस प्रकार से रेगुलेट करें, किस प्रकार से नियमित करें, विनियमित करें, उसके लिए क्या किया, आरबीआई ने एक संस्था बनाई जिसका नाम है फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, फेस नाम है इसका। क्या नाम है, FACE। इसका फुल फॉर्म भी याद रखेगा, फिनटेक एसोसिएशन ऑफ फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, उपभोक्ताओं के उत्थान के लिए, उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण के लिए फिनटेक संस्थाओं का संघ है ये। एंड एज इट्स फर्स्ट सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर दी फिनटेक सेक्टर, यानी क्या होगा, सेल्फ रेगुलेटरी कैसे होगा कि इसमें जो संगठन है, इसमें कौन होंगे, इसमें इंडस्ट्री से क्या आएंगे, प्रतिनिधि आएंगे। आई गेस यहां तक क्लियर होगा। इसमें क्या होगा, द सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स एज एन इंडस्ट्री लेड एंटिटी, यानी इस प्रकार से नेस्कॉम है, नेस्कॉम क्या है, नेशनल सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। नेस्कॉम में क्या होता है, अलग अलग कंपनीज की जो है प्रतिनिधि उसमें आते हैं, और क्या उनके लिए अलग अलग रेगुलेशंस और रूल्स हो, उनको डिजाइन करते हैं और गवर्नमेंट को भी रिकमेंड करते हैं। सेम ये होगा, इंडस्ट्री लेड एंटिटी होगा, which will be responsible for the establishing and enforcing regulatory standards, यानी नियामक की जो मानक होंगे उनको सेट करना, प्रमोटिंग एथिकल कंडक्ट, जो नैतिक आचरण है वो किस प्रकार हो उसको डिसाइड करना, साथ ही साथ इंश्योर करना मार्केट इंटीग्रिटी, यानी जो मार्केट यानी बाजार की जो सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी यानी ईमानदारी है, इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, ये काम किसका रहेगा, इस SRO का। और आरबीआई ने क्या किया है, ये फ्रेमवर्क है ना SRO, सेल्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये कब किया है, मई 2024 में लॉन्च, इसी वर्ष लॉन्च हुआ है, और ये हाल ही में संस्था बना दी गई है, इसका नाम है फेस, FACE, फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। इसका नाम है, किसने लॉन्च किया है, आरबीआई के द्वारा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट है द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, UOS, क्या हुआ है, इंग्लैंड की कंपनी, ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, इन्होंने डिसाइड किया दैट वी विल ओपन आवर कैंपस इन दी गुरुग्राम, इंडिया। गुरुग्राम के अंदर ये अपना कैंपस ओपन करने वाले हैं, और मिनिस्ट्री का नहीं, शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि जो कैंपस ओपन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं भारत की जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, उसी के तहत इसका ओपन किया जा रहा है। अच्छा, हमारी क्लास आज समाप्त करें उससे पहले आपके लिए 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप ट्राई करेगा इन तीनों क्वेश्चन को सोल्व करने का। पहला सवाल है कि भारत ने SIG 716 राइफल्स, कुल 73,000 राइफल्स का ऑर्डर किया है। आपको बताना है किस देश की कंपनी है जिससे भारत ने 73,000 राइफल्स का ऑर्डर किया है। और ये गन है SIG 716, इसके कुछ फीचर्स किस प्रकार से हैं, 600 मीटर रेंज है इसकी ऑलमोस्ट,
और 1 मिनट में अराउंड 700 फायर कर सकता है। कितना? अराउंड 685, मान लीजिए 700 मान लीजिए रफली इसको, तो 700 फायर पर मिनट ये कर सकती है। कहीं ना कहीं AK-47 उससे बेहतर गन मानी जा रही है राइफल, का नाम है SIG 716 6 और का नाम है 600। ये राइफल है जो हम कर रहे हैं इंपोर्ट। अब आपको बताना है किस कंट्री से भारत इंपोर्ट कर रहा है। Which committee recommended the notion of small finance banks in its report? अभी हमने पढ़ा है सवाल लघु वित्त बैंक के बारे में, तो ये सवाल आपसे पूछ लिया गया है कि उस समिति का नाम बताइए जिन्होंने लघु वित्त बैंक की प्रणाली भारत में हो उसके बारे में अनुशंसाएं दी थी पहली बार, और ये रिपोर्ट काफी पहले आ चुकी है। और जिन व्यक्ति के द्वारा, जिस व्यक्ति की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, भारत के पूर्व में RBI गवर्नर भी रह चुके। इतना क्लू दे दिया गया आपको, ट्राई करिएगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक भारत में स्टेब्लिश किए जाएं, इसकी रिकमेंडेशन किस समिति के द्वारा की गई थी, और उस समिति के अध्यक्ष के क्लू मिल चुका है आपको कि भारत के पूर्व RBI गवर्नर भी रह चुके हैं। राइट, नेक्स्ट है वर्ल्ड का पहला, विश्व का पहला लंग कैंसर वैक्सीन, जो फेफड़े का कैंसर होता है, ऑलमोस्ट पर ईयर लगभग 18 लाख डेथ होती है। कितनी होती है? 18 लाख डेथ्स पर ईयर, ये होती है, विश्व का आंकड़ा है। तो आपको बताना है इतनी बड़ी बीमारी की जब पहली बार वैक्सीन बनाई गई कंपनी के द्वारा, जिसका नाम है BioNTech। क्या नाम है? BioNTech कंपनी है, और इसके हाल ही में ट्रायल्स लॉन्च किए गए यूके में ऑलमोस्ट 7 देशों के अंदर। आपको बताना है इसका नाम क्या है। क्या बताना है? व्हाट इज द नेम ऑफ वैक्सीन टू ट्रीट लंग कैंसर which is being which has been developed by the BioNTech and the vaccine is under trial in almost 7 countries। 7 देशों में इसका चल रहा है परीक्षण। आपको बताना वैक्सीन का नाम क्या है। दूसरा कि RBI गवर्नर कौन थे जिनके अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, जिन्होंने रिकमेंड किया लघु वित्त बैंक भारत के अंदर स्थापित किए जाए। तीसरा सवाल है SIG 716 6 और राइफल्स हैं, ये किस देश के द्वारा किस देश से भारत इंपोर्ट करने वाला है। 3 सवाल है आपके लिए छोड़ दिए गए, आप पता करने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, चौथा क्वेश्चन आपसे वो था इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड, ये भी मेंशन कर दें, इसका रेजिंग डे कब मनाते हैं, यानी किस दिन इसका गठन हुआ था। ईयर तो बता देता हूं आपको मैं, ईयर है 1978 1978 में इसका गठन हुआ था। अब आपको बताना किस दिन इसका भारतीय तटरक्षक दिवस हम मनाते हैं। चलिए आज की क्लास हम समाप्त करते हैं, टाइम भी पूरा हो चुका है, और अगली क्लास में मिलेंगे। जब तक आप पढ़ते रहिए अपने एंड पर, और किसी तरह का कोई सुझाव हो तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। वी विल ट्राई टू कवर इन आवर नेक्स्ट क्लासेस, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। गुड लक।